गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हेलो एवरीवन। आज की ताज़ा खबर में मैं श्रुति खोपड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की ये नया एपिसोड शुरू करते हैं ग्लोबल न्यूज़ के साथ। तो कल जो न्यूज़ आई थी, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने जो रेसिप्रोकल यूएस ने जो टैरिफ्स लगाया है उसका अभी इम्पैक्ट यूएस के मार्केट्स पे यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल जो S&P 500 है वो ऑलमोस्ट 4% से गिरा है। मैं जब वीडियो कर रही हूँ वो टाइम तक नास्डैक 100 भी यहाँ पे 4.7% से गिरा है। जो 10 ईयर यूएस का ट्रेजरी यील्ड है, जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है 10 ईयर्स के, वो भी ऑलमोस्ट 15 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे उसके रेट से यहाँ पे गिरे हैं। ये ओवरऑल मेजरली बिकॉज जो अनसर्टेनिटीज है यहाँ पे, उसकी वजह से ही इन्वेस्टर्स ने एक बोल सकते हैं निगेटिव इम्पैक्ट ये इंडेक्स पे दिख रहा है। जो यूएस ने टैरिफ लगाया है 10% का बेस टैरिफ सारी कंट्रीज के लिए, जो अभी 5 अप्रैल से इफेक्टिव होगा, प्लस कुछ कंट्रीज के लिए अपार्ट फ्रॉम 10% हायर टैरिफ्स भी लगाए हैं, जिसमें चाइना एक है। इंडिया के लिए भी 27-26% का यहाँ पे ओवरऑल टैरिफ लगाया है। तो इसका ही एक निगेटिव इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी पे होगा, और जो जिसके कंसर्न्स यहाँ पे दिख रहा है कि रिसेशनरी फेज में भी इकोनॉमी जा सकती है, जिसके ही वजह से ये इंडेक्स यहाँ पे जो है यूएस के वो डाउन है। प्लस सेम रिएक्शंस जो ओवरऑल एशिया पैसिफिक अगर हम बोलेंगे तो बाकी सारी कंट्रीज के इंडेक्स ने भी यहाँ पे कल दिए थे। जो जापान का इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 2.77% से यहाँ पे गिरा है। जापान पे 24% टैरिफ यूएस ने लगाया है। इन केस ऑफ चाइना 0.6% से वो भी इंडेक्स गिरा है। चाइना पे तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैरिफ्स यूएस ने लगाए हैं 54%, अगर हम पिछले भी टैरिफ्स इसमें इंक्लूड करेंगे तो। कोरिया के केस में 25% का टैरिफ लगा है, वो इंडेक्स भी 0.77% से डाउन था। ऑस्ट्रेलिया का इंडेक्स 0.94% से डाउन है। इंडिया की अगर बात करेंगे तो निफ्टी 50 भी 0.35% से डाउन था कल, प्लस सेंसेक्स भी 0.42% से डाउन है। तो ओवरऑल सारे ही इंडेक्स ने यहाँ पे एक निगेटिव रिएक्शन दिया है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज ड्यू टू दीज टैरिफ्स। प्लस इसके बाद एक इनिशियल यूएस का जॉबलेस क्लेम का डेटा भी यहाँ पे पब्लिश हुआ है फॉर द वीक एंडेड ऑन 29 मार्च। जो ओवरऑल क्लेम्स है वो 2,19,000 तक यहाँ पे रिपोर्ट किए हैं। जो फोरकास्ट था 2,28,000 उससे ये कम है, तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव न्यूज बोल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज जो 8 ओपेक प्रोड्यूसर्स है, इन्होंने क्रूड ऑयल के आउटपुट्स यहाँ पे बढ़ाए हैं बिकॉज ऑफ जो ये टैरिफ्स लगाए गए हैं यूएस की तरफ से, उसके ही वजह से। ये जो 8 प्रोड्यूसर्स है इसमें कौन सी कंट्रीज आती है, तो सऊदी अरेबिया, रशिया, इराक, यूएई, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जेरिया एंड ओमान। इन्होंने एक मीट के थ्रू यहाँ पे डिसाइड किया है कि ओवरऑल मार्केट कंडीशंस प्लस ये टैरिफ्स के रिलेटेड अनसर्टेनिटी देखते हुए जो क्रूड ऑयल का यहाँ पे आउटपुट है ये इन्होंने 4,11,000 बैरल पर डे से यहाँ पे पर डे पे यहाँ पे इंक्रीज किया है। जो ओवरऑल एक्सपेक्टेड इंक्रीज है वो 1,40,000 बैरल्स पर डे है। ये सप्लाई इंक्रीज करने के बाद जो ऑयल की प्राइसेस है, जो जून और मई के लिए जो फ्यूचर्स की प्राइसेस थी ऑयल की, वो ऑलमोस्ट 6 to 7% से यहाँ पे गिरी है। ओवरऑल जो टैरिफ्स मिस्टर ट्रम्प इन्होंने जो लगाया है उसके ही वजह से ये सप्लाई ये ओपेक कंट्रीज ने बढ़ाया है। एंड इन्होंने ये भी कहा है कि जो मई में ये सप्लाई बढ़ेगा वो जो नेक्स्ट शेड्यूल सप्लाई है 3 मंथ्स के लिए, उसके इक्विवेलेंट ये हो सकता है। एंड कंसिडरिंग मार्केट कंडीशंस इसमें वो आगे जाके कुछ चेंज करना है भी या नहीं वो रिव्यू करेंगे। इसके बाद आते हैं इंडियन इकोनॉमी के न्यूज पे। तो अगेन बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, इंडिया के लिए भी जो 26-27% का टैरिफ लगाया है यूएस ने, तो उसकी वजह से ऐसे एस्टिमेशंस आ रहे हैं कि इंडिया का जो जीडीपी है वो ओवरऑल 50 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे कम हो जाएगा। तो जो 6.5% का जीडीपी का एक्सपेक्टेशन था वो 6% तक रहेगा। इंडिया के केस में मेजर यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है बिकॉज जो टैरिफ का इन्होंने रेट भी लगाया है वो 26-27%, ये लोअर है एज कम्पेयर टू बाकी एशियन कंट्रीज, क्योंकि चाइना के केस में 54% विच वॉज द हाइएस्ट। सो इंडिया के केस में ये जो रेट है वो भी कम है। प्लस जो मेजर एक्सपोर्टिंग सेक्टर है जहां से एक्सपोर्ट होता है, फार्मा सेक्टर, वो यहाँ पे एक एग्जम्पशन यहाँ पे दिया है वो टैरिफ्स के लिए। कुछ बाकी भी गुड्स के लिए एग्जम्पशन है, सेमीकंडक्टर, एनर्जी प्रोडक्ट्स, तो जिसकी वजह से एक फायदा वो इंडस्ट्री रिलेटेड कंपनीज को होगा। जबकि कुछ बड़े सेक्टर से यहाँ पे इम्पैक्ट हुए हैं। दो सर्विसेज पे कुछ टैरिफ्स नहीं है, बट निफ्टी आईटी यहाँ पे जिसका यूएस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, क्योंकि यूएस की अगर कंपनीज का स्पेंडिंग रुक गया तो जो आईटी कंपनीज है, इंडियन आईटी सर्विसेज जो है, उन पे डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि स्पेंडिंग जो है
वो यहाँ पे रुक जाएगा यूएस की तरफ से, जिसका ही एक हमको रिएक्शन देख सकते हैं। निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट 4.21% से डाउन पे क्लोज हुआ है कल, जिसमें मेजरली परसिस्टेंट, कोफोर्ज, केपीआईटी, ये 7 to 8% प्लस कंपनीज यहाँ पे गिरी है, इनके शेयर प्राइजेस। तो ओवरऑल निफ्टी आईटी पे एक निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है बिकॉज ऑफ यूएस की जो इकोनॉमी अगर श्रिंक हुई या फिर रिसेशनरी स्टेज में गई तो इनके रेवेन्यूज पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा जो कुछ इंडिया की तरफ से एक टैरिफ रिड्यूस भी हो सकता है, जबकि अभी तक कुछ गवर्नमेंट ने यहाँ पे कमेंट्री नहीं दी है। सो इट विल बी लाइक अ वेट एंड वॉच थिंग। इसके बाद जो इंडिया का रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का प्राइजेस है, उसके भी यहाँ पे नंबर्स आए हैं फॉर मंथ ऑफ मार्च। जो हाउसिंग मार्केट है उसने अच्छा खासा Q1 25 में, मतलब जो फर्स्ट ये 3 मंथ्स थे 2025 पे, यहाँ पे एक राइज दिख रहा है बिकॉज ऑफ इन ओवरऑल मेजरली सारे ही सिटीज में, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिमांड जो प्रीमियम हाउस के केस में या फिर हाई राइज डेवलपमेंट जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज है उनके केस में यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड दिख रहा है। जो टॉप 8 सिटीज है बेंगलुरु, एनसीआर, इनके टॉप 8 सिटीज में बेंगलुरु, एनसीआर इनके तरफ हाईएस्ट यहाँ पे ग्रोथ रिपोर्ट हुई है। बेंगलुरु में 16%, एनसीआर में 12%, जबकि जो मुंबई का एक्सपेंसिव एरिया है वहां पे 6% ऑन एन एवरेज प्रॉपर्टी प्राइस इंक्रीज होते हुए दिख रही है। हैदराबाद एंड कोलकाता में 9%, चेन्नई में 7% इंक्रीज रिपोर्ट किया है। हालांकि अहमदाबाद में स्लोएस्ट ग्रोथ यहाँ पे रिपोर्ट हुई है 2% की। जो ओवरऑल इंडिया का जो रेसिडेंशियल सेक्टर है उसमें जो प्राइमरी रेसिडेंशियल सेल्स है फर्स्ट ये 3 मंथ्स में 88,200 यूनिट्स का अप्रॉक्स पहुंचा है, जो 2% ऑन वाई बेसिस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे विटनेस किया है। जो डिमांड है वो मोस्टली एक ट्रेंड शिफ्ट यहाँ पे दिख रहा है। जो प्रीमियम हाउसिंग है जिसकी हाउस की प्राइस या फिर होम की प्राइस है 1 करोड़ प्लस है, वहां पे वो 46% ऑफ टोटल ये जो सेल्स थी, जो मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स बताई 88,200 के अप्रॉक्स, उसमें से 40% ये प्रीमियम हाउसेस है 1 करोड़ प्लस इन दैट 3 मंथ्स। जबकि अल्ट्रा लग्जरी जो होम प्राइज्ड हाउस है 50 करोड़ प्लस, उसमें 483% यहाँ पे सेल्स में नंबर में सर्ज हुआ है। जो इन कंपेयर टू दिस जो 50 लाख का हाउसिंग सेगमेंट है वहां पे 9% का डिक्लाइन आया है। तो यहाँ से कंज्यूमर प्रेफरेंस में शिफ्ट दिख रहा है टुवर्ड्स प्रीमियम हाउस एज कंपेयर टू द इकोनॉमिक और मिड सेगमेंट। इसके बाद आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे। तो एवेन्यू सुपरमार्ट ने यहाँ पे उनके रिजल्ट के नंबर्स थोड़े से पब्लिश किए हैं जो Q4 FY25 का है। तो कंपनी ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है ऑलमोस्ट 14,463 करोड़ का स्टैंड अलोन रेवेन्यू, जिसमें 16.7% का YOY इंक्रीज है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। कंपनी ने जो स्टोर काउंट है वो भी 415 यहाँ पे रिपोर्ट किया है बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर। इनका ओवरऑल प्रेजेंट 12 स्टेट्स में कंपनी ने अभी तक रिपोर्ट किया है। प्लस जो लास्ट क्वार्टर था Q3 FY25 में कंपनी के पास 387 स्टोर्स थे, तो उसके बाद ये नंबर 415 पे अभी पहुंचा है। ओवरऑल मार्च में एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने 175 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। उनका जो ई कॉमर्स का एक सेगमेंट है डीमार्ट रेडी, उसमें ये डीमार्ट रेडी एक काइंड ऑफ डिजिटल डिमांड यहाँ पे ग्रो करने के लिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने एक नया इनिशिएटिव यहाँ पे लिया हुआ है। इसके बाद L&T फाइनेंस ने भी उसके बिजनेस Q4 25 के यहाँ पे अपडेट्स पब्लिश किए हैं। इनका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो अप्रॉक्स यहाँ पे जो रिटेल का डिसबर्समेंट है फॉर FY25 वो ऑलमोस्ट 60,020 करोड़ के आसपास एस्टिमेटेड है, जो कि 11% ऑन YOY बेसिस यहाँ पे ग्रो हुआ है। रिटेल लोन बुक भी एट द एंड ऑफ द क्वार्टर 95,100 करोड़ के आसपास है, जो 19% ऑन YOY बेसिस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। जो कलेक्शन एफिशिएंसी है रूरल ग्रुप लोन्स और माइक्रो फाइनेंस के केस में वो अप्रॉक्स 99% एस्टिमेटेड है। प्लस अगर हम कर्नाटका वगैरह एक्सक्लूड करेंगे तो वहां पे भी 99.64 यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो अच्छा खासे गुड रिजल्ट यहाँ पे L&T फाइनेंस ने रिपोर्ट किया है। इसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक का भी यहाँ पे Q4 FY25 का जो बिजनेस अपडेट है वो आया है, जिसका स्टॉक में भी रिएक्शन
रिडक्शन दिखा था, 5.56% से स्टॉक कल अप था ये। अगर ओवरऑल इनका टोटल बिजनेस जो लोन्स एंड एडवांसेस बैंक ने दिए हैं वो देखेंगे तो वो नंबर ऑलमोस्ट 22.7% से ऑन वाई वाई बेसिस यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो लोन्स एंड एडवांसेस है जो इन्होंने दिए हैं वो भी यहाँ पे 20% ऑन वाई वाई बेसिस एंड क्यू क्यू बेसिस से 4.7% से यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। कासा डिपॉजिट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं बाय 24.8% इन ऑन वाई वाई बेसिस, और क्यूओक्यू बेसिस पे देखेंगे तो 4.6% से वो नंबर इंक्रीज हुआ है। कासा रेशो हालांकि बैंक का स्टेबल ही रहा है 46.9% इन दिस क्वार्टर एज कम्पेयर टू, अगर हम लास्ट ईयर देखेंगे तो वो था 47.2%। तो ओवरऑल स्टेबल कासा रेशियो है। बैंक ने अभी धीरे धीरे एक क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो रिड्यूस करना यहाँ पे स्टार्ट किया है, क्योंकि जब इनका मर्जर हुआ था आईडीएफसी बैंक एंड कैपिटल फर्स्ट का तो वहां से इन्होंने थोड़ा थोड़ा ये रेशियो अभी रिड्यूस करना स्टार्ट किया है। बेसिकली क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ये दिखाता है कि बैंक के पास कितनी लिक्विडिटी है, क्योंकि ये रेशियो टोटल जो बैंक ने लोन्स दिए हैं डिवाइडेड बाय उनके पास जो टोटल डिपॉजिट्स है इससे कैलकुलेशन होता है। तो जितना इनका अप्रोक्स कम होगा 75% के अप्रोक्स होगा तो वो अच्छा है बैंक के लिए। तो अभी का जो इनका इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है टीटीएम बेसिस पे अगर देखेंगे तो वो 75.7% पे है इन Q4 FY25 like at the end of that year, so which is a good number to report. In case of अभी HDFC बैंक ने भी यहाँ पे उनके Q4 FY25 का रिजल्ट के यहाँ पे अपडेट एक दी है। मार्केट क्लोज होने के बाद ही अपडेट आया तो रिएक्शन अभी दिखेगा स्टॉक में, बट इनका जो ग्रॉस एडवांसेस है वो 4% से यहाँ पे ऑन वाई बेसिस बढ़ा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। जो डिपॉजिट्स है वो भी 5.9% से यहाँ पे बढ़े हैं एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। एंड जो कासा डिपॉजिट है वो भी जो बैंक का है उसमें भी 5.7% से ग्रोथ आई है ऑन वाई वाई बेसिस एंड 1.4% ऑन क्यूओक्यू बेसिस। जो एडवांसेस है अंडर मैनेजमेंट, जो इनके पास एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट है वो भी इंक्रीज हुए 3.3% ऑन क्यूओक्यू बेसिस एंड 7.7 ऑन वाई वाई बेसिस। तो मॉडरेट नंबर यहाँ पे अच्छे खासे एचडीएफसी बैंक ने रिपोर्ट किए हैं। इसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट की एक न्यूज है। इन्होंने कंपनी के बोर्ड ने एक एक्विजिशन ऑफ वंडरवॉल केयर यहाँ पे अप्रूव किया है फॉर ₹235 करोड़। स्टॉक ऑलमोस्ट 3% यहाँ पे अप था कल। बोर्ड ने 100% एक्विजिशन ऑफ इक्विटी ऑफ वंडरवॉल केयर फॉर ₹235 करोड़ यहाँ पे अप्रूव किया है। ये एक शेयर परचेस अग्रीमेंट होगा जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से कंपनी यहाँ पे शेयर परचेस करेगी विद इन नेक्स्ट 90 डेज, सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस वगैरह है उसके बाद। पूरा कंसिडरेशन कंपनी कैश में पे करने वाली है। ये एक्विजिशन के बाद कंपनी के पास 6 लाख मेट्रिक टन पर एनम का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वॉल पुट्टी के लिए जो है जो ये वंडर वॉल केयर के पास है वो इनके पास आ जाएगा, जो राजस्थान में सिचुएटेड है, जिसके पास ही एक अल्ट्राटेक का भी एग्जिस्टिंग पुट्टी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो जिस ये एक्विजिशन की वजह से जो पुट्टी के रिलेटेड जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो अल्ट्राटेक की यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग या फिर उसमें ग्रोथ आएगी, ये एक दिख रहा है। इसके बाद डाबर ने एक यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बोला है कि Q4 में इनका रेवेन्यू फ्लैटिश ही रहने वाला है, जबकि मैरिको ने यहाँ पे एक स्टेबल डिमांड एक एक्सपेक्टेड की है फॉर Q4। इसकी वजह से डाबर का स्टॉक ऑलमोस्ट 6% कल डाउन था, मैरिको फ्लैटिश पे ही क्लोज हुआ है। डाबर ने यहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ बोला है फॉर Q4 FY25 जो एक डिक्लाइन वहां पे बोला है या फिर फ्लैटिश बोल सकते हैं, उन्होंने बोला है दिस इज मेजरली बिकॉज जो विंटर्स डिले हुए हैं अर्बन में अभी भी स्लो डाउन है, प्लस ओवरऑल एक जनरल ट्रेड में ही यहाँ पे एक स्लो डाउन कंपनी ने एक्सपेक्ट किया है। इंडिया का जो एफएमसीजी बिजनेस है वो कंपनी बोल रही है कि डिक्लाइन इन मिड सिंगल डिजिट हो सकता है, प्लस मार्जिन भी है वो 150 to 175 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे गिरने के चांसेस है, मेजरली बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग डी लेवरेज। रूरल डिमांड जो है वो अभी भी रेजिलियंट है, वो अर्बन से अभी भी ज्यादा ही है। जो कंजम्पशन स्टोरी है वो अभी अर्बन साइड में प्ले आउट होती हुई नहीं दिख रही है, बट कंसिडरिंग जो टैक्स रिलीफ्स वगैरह भी मिले हैं बजट में तो वो धीरे धीरे प्ले आउट होगी। बट इंटरनेशनल बिजनेस जो कंपनी का है इंक्लूडिंग EMEA
केन्या, इजिप्ट, बांग्लादेश, वो एक स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट यहाँ पे ग्रोथ पोस्ट कर सकता है, ऐसे कंपनी की एक्सपेक्टेशन है। मारिको के केस में इन्होंने स्टेबल डिमांड ट्रेंड्स रिपोर्ट की है कंपनी ने, जो रूरल मार्केट से ये कंपनी को इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। एक अर्बन साइड में मिक्स ट्रेंड्स यहाँ पे दिखने के चांसेस है, ऐसा इन्होंने रिपोर्ट किया है। इसके बाद नेस्ले की एक न्यूज है। नेस्ले इंडिया ने उनका एक फैक्ट्री यहाँ पे उड़ीसा में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे स्टार्ट करने का एक अनाउंसमेंट किया है, जिसमें कंपनी 900 करोड़ से यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी इन उड़ीसा। मेनली मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसके अंडर ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है। जो खोरदा करके उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन करेगी जो डिशेस एंड कुकिंग एड्स यहाँ पे मेनली बनाएगी, जो बेसिकली नेस्ले इंडिया का जो फूड पोर्टफोलियो है उसके रिलेटेड ये रहेगा। तो अगेन कंपनी ने और एक नई फैक्ट्री इंडिया में ओपन की है। उसके बाद एक न्यूज है जुपिटर वैगन की। जुपिटर वैगन ने यहाँ पे एक लैंड एक्वायर की है इंडिया के पहले प्राइवेट रेल व्हील एंड एक्सेल फोर्जिंग प्लांट के लिए इन ओडिशा। अगेन बेसिकली जो जुपिटर वैगन लिमिटेड है, जो सब्सिडरी है जुपिटर टाटा वैगन रेलवे फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की, तो उन्होंने ही एक खोरडा में उड़ीसा में एक लैंड एक्वायर की है, जहाँ पे ये प्राइवेट सेक्टर पहला प्राइवेट सेक्टर रेल व्हील एंड एक्सेल फोर्जिंग का प्लांट बनाएंगे। कंपनी का प्लान है 2500 करोड़ इन फेज ऑफ नेक्स्ट फ्यू इयर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, जहां से 1 लाख फोर्ज्ड व्हील सेट एनुअली बनेंगे। 50% प्रोडक्शन ये एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनकी पेरेंट कंपनी को, एंड बाकी के यूरोपियन फर्म्स प्लस इंडिया का में भी अगर कुछ इंपोर्ट्स रहेगी तो वो भी कम होके एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन यहाँ से इंक्रीज हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत या फिर मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसके ही अंडर ये प्लान भी यहाँ पे आएगा इन केस ऑफ जुपिटर वैगन। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये आज का सेगमेंट ताज़ा आज की खबर का अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और थैंक यू सो मच।